हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे इस टाइम पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का 27 जनवरी 2019 का पेपर डिस्कस, जिसमें से आपके दो सेशन हो चुके हैं। दो सेशन का मतलब है, एक तो आपका जीएस का सेशन जो कि ऋषिका मैम ने कराया है, और दूसरा आपका रीजनिंग का सेशन जो आपको किसने कराया है, नेहा अग्रवाल मैम। ठीक है, नेहा मैम ने कराया है। ओके, इतनी बात क्लियर है। मैं आज आपको मैथ का सेशन कराऊंगा कि आपके मैथ के सेशन में 27 जनवरी 2019 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और किस किस हिसाब से हमारा पेपर बना था। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसने बोला यदि 10x+5 रेशियो 42x+8, 5:8 का 3 गुना अनुपात है तो एक्स क्यूब ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात होती है कि कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चंस करने से पहले आपको उस क्वेश्चंस का मतलब समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, जब ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि मैथ में कभी भी किसी चीज को रट नहीं सकते हो, इतनी बात समझ। ठीक है, हमको पता करना है, अगर हमें मैथ्स अच्छे से अगर लानी है, कि हमें अगर मान के चलिए आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से 18 या 19 का आपको मार्क्स लाने, तो उसमें आपको प्रैक्टिस कर करके और सारी चीजें एक एक चीजें क्लियर करके चलना पड़ेगा, जब आपको मैथ्स आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, इसने बोला है 10x+5। कितना? 10x+5। दूसरा बोला इसने 42x+8। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कि ये तो रेशियो में दे रखा है और आपने इसको बटे में कैसे लिख दिया। तो बच्चे, ये बात समझिए कि x रेशियो y अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x रेशियो y लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम x/y भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? या फिर x/y लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम x रेशियो y भी लिख। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो रेशियो प्रपोर्शन का है, मतलब कि रेशियो प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि 5:8 का लिखने को तो इसको 5/8 इसको भी लिख सकते हैं, पर इसने बोला इसका 3 गुना। कितना? 3 गुना। तो 3 गुना करने का मतलब है 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 × 5, और इसको अगर 3 गुना करूंगा तो मैं कह दूंगा 8 × 8 × 8। तो 5 का × 5 से करेंगे तो 100, सॉरी 25। और 25 का × 5 से करेंगे तो बच्चे कितना होगा? 100। तो हम यहाँ पे बराबर में इक्वल में लिख देंगे 100। कितनी बात क्लियर है? अब उसने बोला है कि 5:8 का 3 गुना का अनुपात, तो मैंने इसको 5 को 3 गुना किया, तो बच्चे कितनी आ गई संख्या? 100। ऐसे ही हम 8 को 3 गुना करेंगे, तो 8 का × 8 से करेंगे तो बच्चे कितना होता है? 64। और फिर 64 का × 8 से करेंगे तो कितना होगा? 512। ये हमारे क्यू होते हैं। क्या होते हैं? क्यू होते हैं। इस चीज को अगर आपको याद है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप इस चीज को डायरेक्टली लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम को करने में एक लिमिटेड टाइम मिलता है हमें। जैसे मान के चलिए 1 घंटे का टाइम मिल गया, 2 घंटे का मिल गया, ठीक है, या 3 घंटे का मिल गया, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें हम नहीं याद भी होती हैं, तो हम उस चीज को कर लेते हैं। ठीक है, आपको दोनों चीजें पकड़ के चलनी पड़ेंगी। चलिए,
इतनी बात क्लियर हुई आपकी। अब देखिए हमारे पास अब जो चॉइस बचती है, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? देखिए सबसे पहले बात समझिए, जैसे कल को लिखा हुआ है कि 3/2 बराबर 3/2 बराबर 4/, ये लिखा हुआ, क्या लिखा है? 3/2 बराबर 4/, और आपसे कोई कहे कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है 3 का इंटू 5 से कर देंगे बच्चे, कितने से? 3 का इंटू 5 से। तो 3 का इंटू 5 से करेंगे तो कितना होगा? 15। और 4 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना होगा? कितनी बात समझ? तो इस बेसिस पे अगर मैं 512 का इंटू 10x+5 में करूंगा तो आप कहेंगे सर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, सॉरी कितना हो जाएगा? 5120x। इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ने डायरेक्टली लिख दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट आप गुणा तो कर ही सकते, ठीक है। प्लस 5 का इंटू अगर 512 से करूंगा तो कितना होगा बच्चे? अब 2560। इतनी बात के लिए पहले मैंने क्या किया, 512 का इंटू 10x से किया तो कितना हो गया? 5120x। फिर मैंने 5 का इंटू 5 से किया तो प्लस 25 बराबर एच, जिस हिसाब से इसमें इससे मैंने 512 का इंटू इससे किया था 10x+5 से, इसी बेसिस पे 125 का इंटू 42 से करेंगे। से करेंगे 42x+8 से। तो 125 का इंटू सबसे पहले हम क्या करेंगे? 42x से। तो मैं अगर 42x से 5 का 125 का इंटू करूंगा तो कितना होगा बच्चे? 5200, कितना होगा बच्चा? सॉरी 5250, 5250। फिर मैं 125 का इंटू 8 से करूंगा तो 125 का इंटू 8 से करूंगा तो बच्चे कितना होता है? में एक्स और रह गई। इतनी बात क्लियर हुई। मैंने क्या किया, 125 का इंटू पहले 42x से किया, प्लस फिर मैंने 125 का इंटू 8 से किया। अब देखिए आपको पता होता है कि जो पर्सन जैसा होता है उसको एक साइड कर दिया जाता है। मतलब कुछ अच्छे लोग दिमागदार होते हैं तो उनको अलग बिठा दिया जाता है, या कुछ भी चीज लेके चलो उनमें अगर सिमिलरिटी होती है तो एक जगह बैठा दिया जाता है या कुछ अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे भी x दे रखा है तो मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा। क्या? इधर लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5120x माइनस 5250x बराबर। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस क्यों आ गया? तो जब भी हम किसी भी चीज को दूसरी साइड में लेके जाते हैं, तो अगर यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड में जैसे ही लेके जाएंगे ये किस में बदल जाएगा बच्चे? माइनस। और अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा होगा बच्चे? 1000। अब इस 2560 को अगर मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो आप कहेंगे सर माइनस के 2560 हो जाए। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा आपको अब इक्वेशन सॉल्व करनी थी क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, तो जो जैसा होता है उसी को वैसे ही ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर x दे रखी है तो मैं x वाले के पास ले गया, और इसमें कोई भी x नहीं दे रखी, खाली संख्या दे रखी है तो मैं इसको संख्या वाले के पास ले गया। इतनी सी बात समझ। अब देखिए यहाँ पे 5250x बड़ा है 5120x से, तो अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर माइनस के 130x बचेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि माइनस के 130 कैसे बचेंगे। बच्चे जो संख्या बड़ी होती है और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, माइनस का या प्लस का चिन्ह लगा होता है, हम उसी चीज को लगा देते हैं। माइनस या प्लस का चिन्ह जो भी लगा होता है उसी चीज को हम लगा देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि माइनस क्यों है। माइनस का 130x बराबर 1000 में से 2560 घटाऊंगा तो अब आपको पता है पहले ही माइनस लग जाएगा तो कितना आएगा बच्चे? 1560। 1560।
अब देखिए दोनों अगर कोई चीज किसी के इक्वल होती है तो हम उस चीज को काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो मैं यहाँ माइनस से माइनस काट दूंगा। ठीक है। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर बच्चे 1560 बटे 130। क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई प्लस है या ना कोई माइनस है, हम ना कोई पक्षांतर कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जस्ट बटे में ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? बटे। अब देखिए यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, बचा कितना बच्चे? 2, और 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। मैं आशा करता हूं आपसे कि x की वैल्यू जो मैंने निकाली है ये आपको आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको आप वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते। चलिए अब देखिए। अब उसने हमसे फाइनली पूछा क्या था? उसने हमसे पूछा था कि एक्स क्यूब क्या होगा। क्या पूछा था? एक्स क्यूब क्या होगा। तो एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 12। तो 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि मैंने एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? 12। अब जैसे ही मैं 12 का इंटू करूंगा तो 12 इंटू 12 करते तो आपको पता है 144, और 144 का इंटू 12 से करूंगा तो कितना होगा बच्चे? 1728। क्या होगा? 17। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। कितना होगा? 1728। तो मैं कह दूंगा सी ऑप्शन मेरा। ठीक है। कितनी बात क्लियर है बच्चे? मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आई हैं। देखिए बेशक आप ऑनलाइन नहीं है इस टाइम पे, पर वहाँ बैठे हाँ या ना बोलिए, जिससे आपको लगे कि हम वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वहाँ बैठे रहते हैं और बस वीडियो को देखते रहते हैं, ना तो कॉपी पेंसिल लेते हैं ना कुछ। उसमें भी आपको कुछ नहीं है, एक कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, उसको साथ साथ सॉल्व करना है, जिससे आपको लगे कि हाँ कोई टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। ये किसका क्वेश्चन है बच्चे? प्रतिशत का। प्रतिशत का। और आपको पता है प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसका मतलब होता है सीधा सीधा 100। और ये मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली कभी भी आपको प्रतिशत पूछा जाए तो उसका मतलब है 100 की वैल्यू पूछ रहा। क्या पूछा है? 100 की वैल्यू पूछ रहा। ठीक। चलिए देखिए। इसने बोला है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 40 का पहले तो मुझे वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करने का मतलब है 40 इंटू 40। ठीक है। 40 इंटू 40। अब देखिए जीरो का इंटू ऐसे पूरा जो बचपन में पढ़ते आए वो प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे? 4 का इंटू 4 से कर लेंगे। तो 4 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना होगा? 16। और जितनी जीरो है उन जीरो को पीछे लगा दीजिए। 2 जीरो मैंने पीछे लगा दिए, तो कुल टोटल कितना हो गया? 1600। तो मैं ये कह दूंगा कि 40 का वर्ग कितना होता है बच्चे? ठीक है। अब देखिए उसने बोला 40 के वर्ग के। अब के हो या क्या का हो उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं? इनटू लगा देते हैं बच्चे। क्या लगा देते हैं? ये बात आप क्लियर करके चलिए। अब देखिए इसने बोला 40%, तो कभी भी आपको 40% दे रखा हो या 50% दे रखा हो या 60% दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, पहले हम इस चीज को खोलते हैं। तो खोलने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? 40। और परसेंटेज जैसे ही हटेगा अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ जाएगा? अपॉन में 100। ऐसे ही 50 को लिखेंगे तो 50/100। 60 को लिखेंगे तो 60/। तो इस बेसिस पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? 40/। का की जगह पे आपको पता है बचपन से पढ़ते आए हुए हैं आप, क्या होता है? चौथाई भाग। तो मैं चौथाई भाग का मतलब है 1/4। ठीक है। अगर वो तिहाई भाग बोलता तो कितना होता बच्चे? 1/3। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी क्या?
अब देखिए कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर पता नहीं कि लोग ऐसे कैसे काट देते, तो आप इस बात को समझिए कि अगर कोई संख्या नीचे है और यहाँ पे ऊपर वाली संख्या दे रखी है, मतलब कि हर बटे अंश, ठीक है, हर बटे अंश मतलब यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 10। हर मतलब 5 है, हर का मान जो दे रखा है 5 दे रखा है और अंश का मान दे रखा है 10, ठीक है। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो मैं काट सकता हूं कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसी बेसिस पे मैंने क्या किया, मैंने 0 से 0 काट दी, ठीक है। अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 से कट गया बेटा, ये 16 4 बार, और 4 का इंटू 4 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ, तो 4 का इंटू 4 से करेंगे तो कितना होगा 16। और क्योंकि इसमें एक जीरो बची हुई है तो एक जीरो और लगा दें। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एक तो बचा हुआ है, तो एक का इंटू 160 से करेंगे तो फाइनल आंसर बच्चे कितना आएगा 160। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। हाँ या ना में बताइए, ठीक है। वहां बैठ के हाँ या ना बोलना है आपको, जिससे आपको लगना चाहिए कि बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप बस देखते रहो वीडियो को, वीडियो को देखने का मतलब नहीं है, उसको साथ साथ सॉल्व करने का मतलब होता है, ठीक है। जब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस बात की गहराई को समझिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहां बोला है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। 3 गुना किया जाए तो 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये क्वेश्चन किसका बच्चे, लाभ और हानि का। प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें होती हैं, एक तो सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बच्चे वो होता है जो कोई भी वस्तु बन के तैयार हुई हो, या फिर हम उस वस्तु को कहीं से लाके लाए हों और फिर बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हमारे लिए, हम अगर उसको बेचने को तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य कहलाएगी, ठीक है। हम बेच रहे हैं और दूसरा पर्सन अगर खरीद रहा है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगी। और एक होता है एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चे, सेलिंग प्राइस मतलब कोई वस्तु बन के तैयार हुई है और उसको हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम बेच वस्तु को बेचते हैं, विक्रय मूल्य। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, मतलब लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, तो लाभ और हानि हमें पता भी होना चाहिए कि लाभ और हानि होती क्या है, ठीक है। तो देखिए लाभ हानि का मतलब, जैसे मैंने कोई भी चीज 10 रुपए में बनाई, कोई भी चीज मैंने कितने में बनाई 10 रुपए में, और मैंने उसको कितने में बेच दिया बच्चे, 20 में बेच दिया। तो ये तो मेरा जो बन के तैयार हुई वो तो हो गई सी, और मैंने अगर इसको बेच दिया तो ये होगी एसपी, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखिए। ये क्या होगा बच्चे, क्रय मूल्य होगा, मूल्य होगा, और ये क्या होगा बच्चे, विक्रय मूल्य। अब मैंने कोई चीज 10 रुपए में बनवाई और 20 रुपए में बेच दी, तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर 10 रुपए का लाभ। कितने का हो गया, 10 रुपए का लाभ हो गया। तो यहां डायरेक्टली हम लिख लेंगे कि अगर मुझे लाभ निकालना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा।
क्या घटा देंगे, इतनी बात क्लियर। अब हानि की बात करते हैं। इसकी, जैसे मैंने कोई चीज 20 रुपए में बनाई, कितने रुपए में बनाई, 20 रुपए में बनाई, मैं ये कह दूंगा इसका ये सीपी है। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। और मैंने इसको 15 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 15 रुपए में बेच दिया। तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर 5 रुपए का मुझे लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे हानि प्रतिशत निकालनी है, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालनी है, तो मैं ये कह दूंगा कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटा दीजिए। ठीक है, क्या निकल आएगा मेरा, हानि। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, इसके साथ साथ दो चीजें और पता होनी चाहिए कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट आया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 10, तो हम उसको प्रॉफिट प्रॉफिट या फिर हिंदी में लिख देता हूँ, जो हमारा लाभ हुआ होता है उसको लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ऐसे ही हानि बराबर होता है बच्चे, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू। इस दोनों में कॉमन बात यह है कि जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लाभ या हानि परसेंट निकालनी है, तो हमेशा किस पे निकलता है बच्चे, क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पे नहीं निकलता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमेशा नीचे आना है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हम नीचे कौन सी चीज रखें, तो नीचे जो हमारा बटे में आता है वो क्या आता है, हमेशा क्रय मूल्य। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। जो बेसिक बेसिक चीज है वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, होने को तो और भी चीज है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे समझेंगे इस चीज को। पर मैंने जो किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के लिए जो चीजें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। चलिए, अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस चीज को मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसने बोला यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए। इस बात को समझिए कि अगर मैं सीपी एक मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं बच्चे, ठीक है, और मैं इसका एसपी मैं मान लेता हूं 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे यहां से यहां तक आपको लाभ कितना होगा, तो आप अभी मैं जस्ट बता के आया था कि अगर मुझे लाभ निकालना होता तो मैं क्या करता हूं, एसपी में से सीपी घटा देता हूं। ठीक है, क्या करते हैं, हम एसपी में से सीपी घटा देते हैं। तो यहाँ पे आप कह देंगे सीधा सीधा सर एक का लाभ हो जाए। ठीक है, आया ना, बताइए कितने का लाभ हो जाएगा, एक। इतनी बात क्लियर। ये मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है इस चीज। अब देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य ये था हमारा, जो हम मान के आए हैं 2। अगर इसको 3 गुना करूंगा तो 3 से इंटू करूंगा, तो आप ये कह देंगे नया एसपी सर कितना होगा, नया एसपी होगा हमारा कितना, कितना होगा। ठीक है, सीपी हमारा 1 है, एसपी 6, और अगर हम इसका लाभ देखें तो आप ये सीधा सीधा कह देंगे सर एक ही चीज है, हम 6 में बेच रहे हैं तो 5 का लाभ हो रहा है। तो देखना, तो लाभ कितना हो रहा है, 5 गुना ही हो रहा है।
ये हमारी बात सही बैठ गई है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो उसने बोला है कि लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक की चीज थी, दो में बेच रहे थे, तो एक का लाभ हो रहा, तो एक, अभी आपको मैं बता क्या, क्योंकि परसेंटेज में चीजें पूछी जा रही हैं तो लाभ परसेंटेज पूछी जा रही है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ बच्चे कितना हुआ था, एक, क्रय मूल्य कितना था, एक, और परसेंटेज क्या है, तो एक से एक को काटूंगा तो एक बार, एक का इंटू 100 से करूंगा तो बच्चे 100% लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई है तो इस चीज को रिपीटेशन करके देख सकते। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन, इसने बोला है एक्स रुपीज 42,000 में एक स्कूटर खरीद। ठीक है, ये भी हमारा किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं आपको बेसिक पीछे बता के आ चुका हूँ। ठीक है, 42,000 का स्कूटर खरीदता है, वो मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। कितने में बेचता है बच्चे, 54,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ क्या है, मतलब लाभ परसेंटेज बतानी है। तो मैं अभी आपको बता के आया था कि एसपी, जैसे मान के चलिए मैं कोई चीज खरीद के लाता हूँ और उसको बेचने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाती है, सीपी कहलाती है। क्या कहलाती है, सीपी कहलाती है। मैं कह सकता हूँ कि ये क्रय मूल्य कहलाती है। तो मेरा क्रय मूल्य यहाँ पे बच्चे कितना होगा, 42,000। ठीक है, अब पुराना धुराना स्कूटर था भैया, 6,000 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च हो गए, तो अगर मैंने इसमें 6,000 रुपये और लगा दिए तो मेरे कितने हो गए, 48,000 रुपये मेरी जेब से खर्च हो। तो जो जेब से खर्च हुआ होता है और उसके बाद हम किसी चीज को बेच रहे होते हैं, तो उससे पहले जो जेब से खर्च हुआ है उसको क्या मान के चलते हैं हम बच्चे, सीपी। और इसको हम बेच कितने में रहे हैं, 54,000 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 54,000 में। ठीक है, तो 54,000 में बेच रहे हैं, तो देखना हम यहाँ से यहाँ तक कितना एक्स्ट्रा बेच रहे हैं बच्चे। तो आप सीधा सीधा कहते हो सर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम किसी पर्सन को भी हम बेच रहे हैं। अभी मैं आपको बता के आया कि लाभ परसेंटेज पूछा गया है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू। तो 6,000 का लाभ था हमारा, लाभ ये है हमारा, कितने में से हुआ है हमें, 48,000 में से। और परसेंटेज के लिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 6 से अगर काटूंगा तो ये कितने बार कटेगा, 8 बार। तो यहाँ बचा 100/8, और 8 में अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो 12.5% आ जाए। तो मेरा आंसर कितना होगा, 12.5। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसने बोला है रुपये 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेश की गई थी। ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। इससे पहले एक बात समझ लीजिए, इसमें हमें जो पूछा गया है वो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है कि देखिए, हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और हम क्या करेंगे, उसको 120 रुपए की फिक्स कर, क्या कर देंगे, 120 रुपए की फिक्स कर। मतलब हमने कोई चीज 100 रुपए की बनाई, तो मैं ये कह दूंगा ये सीपी होगी। और अगर मैं इसको 120 पे फिक्स कर रहा हूं तो ये मेरा मार्केट प्राइस कहलाता है।
क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस। और हमसे कोई ये कह दे कि इस पे 10% का डिस्काउंट या 10% की छूट पेश की गई, तो मैं इसका क्या करूंगा, 120 का 10% निकाल देंगे। तो 10% निकालेंगे तो बच्चे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। अगर मैं यहाँ से 120 में से 12 घटा दूं तो कितना बचेगा, 108। मतलब 108 की हम इसको बेच देंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हमसे कोई प्रॉफिट पूछता है तो यहाँ पे कितने का होगा, 8 का। हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 10%। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। ठीक है, सीपी हम 100 मान के आए थे, एमपी हमने इसकी कितनी फिक्स की, 120। फिर हमने इसको 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद हमने इसको 108 में बेच दिया। फिर भी इसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है बच्चे, 8% का लाभ हो रहा है। आप इस चीज को निकाल सकते हो, 8% ही बैठेगा। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। चलिए अब देखिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं। लागत मूल्य मतलब सीपी होता है। क्या होता है बच्चे, लागत मूल्य या अंकित मूल्य बात बराबर ही होती है। सॉरी, सीपी नहीं बोल सकते, लागत मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक, एमपी जो मार्केट प्राइस जो बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि एमपी यहाँ पे कितना है बच्चे, 110 रुपये है। और एसपी इसने देख रखा है 104 रुपये, 4.5। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आप ये कहेंगे सर जो बचेगा वो 5.5 बचेगा। कितना बचेगा, 5.5 बचेगा। ठीक है, 5.5 बचेगा, क्योंकि 110 की चीज थी, 104.5 की चीज। अब देखिए, अगर कोई हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछता है, क्या पूछता है, डिस्काउंट, या फिर आपकी हिंदी वाले भी देख लीजिए, हिंदी वालों को ज्यादा हुआ है, छूट परसेंटेज। तो छूट परसेंटेज क्या होता है कि हम एसपी में से एमपी माइनस कर देते हैं, सॉरी एक मिनट, एमपी में से एसपी माइनस कर देते हैं, और अपॉन हमेशा किस पे निकलती है, एमपी पे, इंटू 100। तो मैं ये कह दूंगा कि बाजार मूल्य में से या फिर लागत मूल्य में से, इसमें से लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, अपॉन में कितना होगा, लागत मूल्य, इंटू 100। इस चीज को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कितने का मुझे छूट मिली है, 5.5। तो 5.5 कितने में से मिली बच्चे, 110 में से। और परसेंटेज के लिए तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी। एक जीरो बढ़ने का, जैसे मान के चलिए कल को 2.5 लिखा होता है, तो इसका मतलब है जैसे अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाता है। और मैं 10 का इंटू इससे करूंगा, 110 से करूंगा, तो ये 1100 वैसे ही बना देगा। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। यहाँ मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 11 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा बच्चे, 5 बार। तो मैं ये कह दूंगा 5% की इसको कितना मिला था, छूट मिला। तो इसका आंसर कितना होगा। मैं आशा करता हूं आपको मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो आए थे वो मैंने आपको समझाए, तो आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो प्लीज इस चीज को कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चीज आपको समझ में आई है या नहीं। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गई धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये समझ में आना जरूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होती, जैसे देखिए आपको पता है कि मैं ये सोचता हूं कि मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दे दिए। कितने? 10,000 रुपये उधार दे दिए। तो जो राशि हम उधार देते हैं उसको मानते हैं मूलधन। क्या मान के चलते हैं बच्चे? मूलधन। मूलधन कितने बच्चे? 10,000 रुपये। मैंने 10% की रेट पे, मतलब दर पे दिए 10%। कुछ दर पे तो देते हैं, जैसे आपके घर में भी या आपके पड़ोस में या कोई भी अंकल आंटी जो ज़्यादा पैसा वाले होंगे वो भैया बहुत ब्याज पे ब्याज ले में 2 सैकड़ा की 3 सैकड़ा की। तो ऐसे ही हम जो क्वेश्चनों में देते हैं वो 10%, 20%, 30% या 5%, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है इसी से। टाइम है हमारा, टाइम मतलब समय हमारा 2 वर्ष। ठीक है, कितना है? 2 वर्ष। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है कि चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज लगती है। क्या लगती है? ब्याज पे ब्याज। तो अगर मैं निकालूंगा, एक तो ये फर्स्ट ईयर की ब्याज, इस बात को समझना, एक सेकेंड ईयर। तो अगर मैं इसका वो निकालूंगा, 10% निकालूंगा, तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो ऐसे ही निकालते हैं बच्चे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे ब्याज के? कितने बन जाएंगे? 100 रुपये ब्याज के बन जाएंगे। पहले ईयर की ब्याज खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, अब दूसरे ईयर में चलेंगे तो दूसरे ईयर में जैसे ही चलेंगे तो 10% फिर भी इसमें भी लग जाएगी। तो यहाँ कह देंगे आप कि यहाँ पे 100 रुपये और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 100 रुपये और बन जाएंगे, कि ब्याज दूसरे ईयर में भी तो लग रही है। बट एक बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज में कि ब्याज पे ब्याज और लगती है। क्या लगती है? ब्याज पे ब्याज और लगती है। तो हम अगर पहले ईयर में जितनी भी ब्याज दे रखे आए हैं उस पे ब्याज लगेगी, तो मैं 100 का 10% और निकाल लूंगा। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा बच्चे? 10 रुपये और लग जाएंगे। तो यहाँ पे ब्याज कितनी और लग जाएगी? 10 रुपये और लग जाएगी। तो आपको कुल टोटल ब्याज कितनी हो गई? 210। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे लगाते हैं और किस चीज से लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इस चीज को मैं साफ करता हूं और क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1680 हो गई। तो ब्याज की दर क्या थी? अब देखिए 2 वर्ष में कितनी हो रही है बच्चे? 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 1600। और 3 वर्ष में कितनी हो रही है बच्चे? 1600। तो एक बात बताइए, आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे निकली है, तो देखो यहां से यहां तक 3 वर्ष में, ये तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ी है? 80 बढ़ी है। तो आपको पता है कि ब्याज पे ब्याज लगती है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये दूसरे वर्ष का ही परसेंटेज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 का 10% निकाला था, आपको ध्यान हो तो कितने रुपए निकला था? 10 रुपए निकला, तो उस चीज में जोड़ दिए। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 80 रुपए हैं ये इसी में से निकल के गए होंगे। तो मैं इसी का परसेंटेज निकाल लूँ तो मैं ये कह दूंगा 80 1600 का कितना परसेंटेज होगा, ये भी तो कह सकता हूँ। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 16 पंजे 80। तो बच्चे कितने परसेंट की ब्याज लग जाएगी? 5% की ब्याज लग जाएगी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अब वो फॉर्मूले वाला जमाना चला गया है।
अब हम चीजों को थोड़ा सा एडवांस मतलब थोड़ा सा अच्छा सीखते हैं, जिससे हमारा टाइम का मैनेजमेंट बना रहा हो और हम जल्दी से क्वेश्चन कर पाए और हम अपने पेपर को जल्दी से सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड टाइम मिलता है हमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी। अब देखिए मैं थोड़ा सा पीछे बताना भूल गया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मूलधन में 10,000 मान के आया था, 10,000 मान के आया था, और आर परसेंटेज में जो रेट मतलब दर मान के आया था, सॉरी दर मान के आया था वो 10% मान के आया था, और टाइम मैंने माना था 2 वर्ष। तो आपको पता है कि जो हमारी कुल टोटल ब्याज निकली थी, ब्याज जो सीआई निकली थी, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो सीआई निकली थी वो 210 रुपये निकली थी। ठीक है, 210 रुपये। तो अगर हमसे कोई ये कहे कि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो कितनी होने का मतलब होता है डायरेक्टली वो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। क्या होता है? मिश्र धन पूछ रहा है। और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन हम क्या करते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ब्याज। तो मूलधन अगर मेरा 10,000 है और मेरी ब्याज कितनी बनी थी, 210 बनी थी, तो हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10,200। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए उसने 25,000 की राशि है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना बचे? आप कहेंगे सर प्रिंसिपल हमारा 25,000 है, या फिर मूलधन। टाइम हमारा, समय हमारा कितना दे रखा है? 1 वर्ष दे रखा है। और आर परसेंटेज दे रखी है हमारी, मतलब दर दे रखी है हमारी 4%। पर उसने एक बात कही है कि अर्धवार्षिक है। क्या बोलिए? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि 6-6 मंथ की ब्याज लगेगी, 6-6 मंथ की ब्याज लगेगी। अब देखिए अगर मैं किसी साल को 6-6 मंथ के भाग में बांट दूंगा तो क्या 2 बार बट जाएगी? हाँ या ना बताइए। तो इस बेसिस पे मैं ये कह दूंगा कि मुझे 2 बार ब्याज निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? 2 बार ब्याज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भैया अब 2 बार ब्याज निकालते हैं। तो फर्स्ट मंथ, वो फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ। अब क्योंकि उसने 2 बार की बात की है, पूरे ईयर में 4% की लग रही है, तो अगर मैं इसको अर्धवार्षिक लगाऊंगा तो हम इसको भी तो आधा करना पड़ेगा। तो मैं ये कह दूंगा जो R% नई वाली लगेगी वो क्या हो जाएगी? 2%। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर वो आपसे ये कहता है कि अर्धवार्षिक है और कुल टोटल जो परसेंटेज दे रखी है वो प्रति वर्ष में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? उसको आधा करेंगे। ठीक। अब देखो मैं 2500 का, वो सॉरी 25,000 का 2% निकालूंगा तो आप कहेंगे सर ये हमारा 25 दूनी 50 और 500 रुपये बन जाएंगे। कितने रुपए बन जाएंगे बच्चे? 500 रुपये बन। यहाँ तक तो बात क्लियर है हमारी। अब हम सेकेंड ईयर में चलेंगे, तो सेकेंड ईयर में पहले मूलधन का निकलेगा। तो मूलधन का अभी 2% निकालेंगे तो कितना होगा बच्चे? 500 रुपये यहाँ और मिल जाएंगे मैं दूसरे ईयर में। बट चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज मिलती है। तो भैया पहली एक ईयर बीत चुकी है तो बहू की तो ब्याज चाहिए हमें। ठीक है, क्या चाहिए? उसकी भी तो ब्याज चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे? 500 का 2% और निकाल देंगे।
दो जीरो से दो जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 10 रुपये और मिल जाएंगे हमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल टोटल ब्याज कितनी मिली है बच्चे, तो आप ये कह देंगे जो हमें मिली है सर वो 1010 की ब्याज मिली है। कितनी मिली है बच्चे? 1010 की ब्याज मिली है। तो अगर मैं 25,000 में, क्योंकि मुझे मिश्र धन बताना था, तो 25,000 में 1010 की ब्याज जोड़ देंगे तो कितना होगा? 0,1,0,6, 26,010। तो हमारा आंसर कितना होगा? 26,010। बी आंसर हमारा सही। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमें तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो हमें तो बस वो ये फ्रैक्शन वाली से करा दीजिए। तो आपको ये पता है कि 2% की रेट लग रही है, तो 2% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2/100, तो अब 2 एकम 2 और 2 50। तो ब्याज हमेशा बढ़ती है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इनमें 50 थे, 51 और 50 से 51। इधर इंटू करेंगे तो ये कितना होगा? 2601, और इधर इंटू करेंगे तो ये 25। 2500 की वैल्यू 25,000 दे रखी है, और इसने 2600 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये कह दूंगा 26,100। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 26,010। इतनी सी बात है, पर आपको दोनों मेथड आनी चाहिए ये। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए ने ₹75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है साझा का। साझा मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप देखिए, पार्टनरशिप जैसे मान के चलिए ए है, कोई कारोबार चालू करता है और उसने 10,000 रुपये लगा के कारोबार चालू किया। अब कुछ समय बाद बी देखता है, वो उसका दोस्त है, उसने ये कहा इसने कारोबार चालू किया है तो इसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। पर कारोबार के कुछ समय बाद आता है, मतलब 2-3 मंथ बीत गए, उसके बाद बी आता है और उसने ये कहा कि ले 5,000 रुपये मेरे और लगा ले, 5,000 रुपये मेरे और लगा ले। अब ये मान के चलते हैं कि 1 साल का समय, और 1 साल में आपको पता है कि 12 मंथ है। कितने? 12 मंथ। अब देखिए, और ये 3 मंथ बाद आया। ठीक है, कितने? 3 मंथ बाद आया। तो यहाँ पे तो इसको जो ए को मिलेगा वो कुल टोटल 12 मंथ का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि वो तो पूरे टाइम रहा। पर बी अगर 3 मंथ के बाद आया तो यहाँ पे क्या 9 मंथ का लाभ मिलेगा उसको? क्या देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 5 से कट गया 2 बार, और 2 का इंटू 12 से करेंगे, 12 दूनी 24, रेशियो 9। हम 3 से काट देंगे, 3 से कट के यहाँ पे ये 8 24, और 3 3 9, तो 8:3 के अनुपात में इसको प्रॉफिट का रेशियो होगा। बस इतनी सी कहानी होती है। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। जो जितने समय का होगा और जितनी राशि लाएगा उसको उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए ने कुल टोटल राशि कितनी लगाई? 75,000। कितनी लगाई? 75,000। यहाँ पे वैसे समय नहीं दे रखा है, बट हम 1 साल मान के चलेंगे। 1 साल, और 1 साल में कितने मंथ होते हैं बच्चे? 12 मंथ। 12 मंथ बटे, बी आया है, बी ने 37,500 रुपये लगाए, पर हमें नहीं पता कितने समय के बाद लगाए, तो समय हम मान लेंगे x बराबर 3:1 के अनुपात। ठीक है, अब देखिए हमने काटना स्टार्ट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कट गया बच्चे 25 बार, क्योंकि 25 75 होता है, और 25 से इसको मैं काटूंगा तो 25 एकम 25, बचे कितने यहाँ पे? तो आप ये कहेंगे 2 और 1,
12 बच जाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 25 पंजे 100, 25 पंजे 125। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 25 कट गया तो यहाँ पे 10 भी बचा होगा, 10 का इंटू 12 से करेंगे तो यहाँ लिख सकता हूँ कि 120/15 इंटू एक्स बचा होगा, और ये तो क्रॉस में कट ही गया है, तो 15 से इसको काटूंगा तो 15 अट्ठे 120, तो मैं कह दूंगा कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 8। कितनी आएगी, 8। मतलब कि इसका मतलब ये है कि उसने जो बी था उसने 8 वर्ष, वो 8 महीने तक अपने उसमें काम में लगाएगा, 8 महीने तक लगा, तो मैं ये कह दूंगा कि अगर मैं 12 में से 8 घटा दूं तो वो 4 मंथ बाद आ गया था। कितने माह बाद शामिल हुआ था, 4 मंथ। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है, अंक, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। ठीक है, तो कक्षा में औसत की संख्या क्या है, ये औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, औसत का क्वेश्चन। अब देखिए यहां से यहां तक कुल टोटल पहले तो उसको 68 मिलने थे, पर मिले कितने, 88। 88 मिले तो यहां हम ये कहें कि 20 एक्स्ट्रा मिल गए। कितने मिल गए, 20 एक्स्ट्रा मिल गए। अब 20 एक्स्ट्रा मिल गए तो 20 एक्स्ट्रा मिले तो सबको 20 में से, जैसे आपको पता है, एक बात समझ लीजिए, जैसे मान के औसत का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए, इस चीज को बताना भूल गया, औसत का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कल को कोई संख्या लिख दी, 2, 3, 4 और 5 और 6, 4, 5, 6, तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्या मतलब इनका नंबर, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही होता है। देखिए यहाँ पे अगर संख्याओं का योग करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 और 6 20। अब संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 6। मतलब इसका औसत क्या है, 4 है। 4 का मतलब क्या होता है कि हम प्रत्येक संख्या को इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, मतलब इक्वल इक्वल चाहिए सब। ठीक है, ये मतलब होता है, ये तो हमारा एक आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला हो गया। अगर हम फॉर्मूला के बिना भी करते तो हम क्या करते, 5 पे कितना ज्यादा था, हम इसका औसत मान लेते 4, और 4 अगर मैं 5 पे देखूं तो 1 ज्यादा था, और 6 पे देखें तो 2 ज्यादा था। अब देखिए 2 को अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ तो 2 पे यहाँ पे कितना कम बैठ रहा है, इससे 1 कम बैठ रहा है, और इससे सॉरी 2 कम बैठ रहा है, और इससे कितना कम बैठ रहा है, 3 से 1 कम। तो हम एक इसको उठा के दे देते तो इसका मतलब सारे 4 4 हो जाते, तो सबका इक्वलेशन ही औसत कहलाता। ठीक है, मतलब सबको बराबर बराबर चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि जो 20 हैं, 20 जो हैं, जो नंबर बढ़े और 20 इक्वल में बट के होंगे, तो 20 इक्वल में बटे तो मैं ये कह दूंगा 20 बटे 0.5 अंक बढ़ा, तो सबका बढ़ा, तो इसका मतलब सबको 0.55 मिल गया होगा। तो अगर मुझे यहां से नंबर निकालना है तो क्या मैं ये करूंगा, 0.5 से कर दूंगा। ठीक है, भाग कर दूंगा तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितना, 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, तो जो नंबर आ जाएगा वो कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट। ठीक है, कितने स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाए होंगे। जो 20 थे, जो 20 नंबर एक्स्ट्रा बैठ रहे थे,
और वो हमने प्रत्येक स्टूडेंट में बांटे, तो इससे औसत कितना बढ़ा 0.5। तो मैं ये कह दूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को 0.5 अंक मिले होंगे। अब अगर 0.5 अंक प्रत्येक को मिले होंगे तो मैंने क्या किया, जो अंक थे उनमें मैंने उस जो अंक बढ़ाए उससे भाग दे देंगे, तो हम कितना आ जाएगा, वो नंबर निकल के आएगा कि कक्षा में कितने छात्र थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क क्या होता है, कार्य और समय। देखिए, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 40 दिन में करता है। अब वो ये कह दे कि ए बी सी मिलके, ए बी सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, हमसे ये पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संख्या इन जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का भाग चला है, तो अगर मैं यहां से ऐसी कोई संख्या लूंगा तो मैं इसकी 40 ही ले लेता हूँ, क्योंकि 10 का भाग भी 40 में चला जाएगा, 20 का भाग भी चला जाएगा और 40 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो यहाँ पे कितना होगा बच्चे, 10 का भाग 40 में देंगे तो 4, 20 का भाग देंगे तो 2 बार और 40 का 1 बार। कुल टोटल अगर मैं इफिशियंसी निकालूं तो इफिशियंसी कितनी होगी, 4 और 2 6 और 1 7। ये इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता होती है कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा और सी एक दिन में 1 काम। अब क्योंकि हमको तीनों से मिलकर करवाना है तो मैं ये कह दूंगा कि 40 कुल टोटल, इसको ना टोटल वर्क मान के चलते हैं जो हमने लिया था, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो हम 40 मान लेंगे और 40 में कितनी इफिशियंसी से करवाना है, 7 की इफिशियंसी से करवाना है, तो हम इतने डे में कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। ठीक है, कि टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तीन पर्सन दे रखे हैं, ए बी, ठीक है, 3% दे रखे हैं ए बी सी। अब देखिए इसने बोला है कि ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से मानना स्टार्ट कर दूंगा। तो सी में मैं एक मान के चलूं तो इसने बोला है बी सी से 3 गुना कुशल है, तो 3 गुना कुशल होने का मतलब है 3 गुना, 3 मान लिया मैं। ठीक है, 3 मान लिया मैंने। और उसने बोला है कि ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, तो 2 गुना कुशल है तो इसका मतलब 2 गुना करूंगा तो ये 6 होगा क्या, क्योंकि इससे 2 का इंटू कर। तो इनका जो आया है कुशल होने की मतलब है इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता, कि ये एक दिन में इतना काम कर रहे होंगे। ठीक है, एक दिन में ये इतना काम कर रहे होंगे। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि सी कोई काम 30 दिन में करता है, देखना कोई काम 30 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब सी ने एक दिन में एक काम किया होगा, तो 30 दिन में 30 काम किया होगा, 30 दिन में 30 काम किया होगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं बी का निकालूं, उसी काम को अगर मैं ये कहूं तो बी कितने दिन में कर देगा, तो बी कितने दिन में कर देगा, कि बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 से काटेंगे तो कितने दिन में कर देगा, 10 डे में कर देगा। और ऐसे ही ए का निकालू तो 30/6
तो आप ये कहेंगे सर इस काम को ये 5 डे में करो। कितने दिन में कर देगा? 5 डे में कर देगा। अब हमसे ये पूछा गया है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, क्योंकि हमें अभी इफिशियंसी भी पता है और कुल टोटल काम कितना मान रहे हैं, हम किसी काम को 30 मान के चल रहे हैं टोटल काम को, क्योंकि देखो यहाँ पे ये टोटल काम ही तो माना था हमने, ठीक है। टोटल काम को हम 30 मान रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 1 करता है। तो मैं देखूं 6 और 3 9 और 1 10, 30 काम करवाना था, एक दिन में 10 काम हो रहा है, तो भैया हम ये कह देंगे ये कितने दिन में हो जाएगा? 3 डे में काम पूरा। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसने बोला है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो दे रखा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी। अब आपको सबको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आप ये कह देंगे कि सर समय को इसमें इंटू कर दीजिए, तो मैं ये कह दूंगा चाल समय। और आपसे कोई समय बराबर पूछे तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे, इतनी बात आपको क्लियर रखनी। ये फॉर्मूला है एक, और जो मेन फॉर्मूला वो यही है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। अब देखिए, उसने बोला है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से चल रहा है, वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो मैं अभी आपको बता के आया हूं कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। देखना बच्चे, चाल कितनी है? वो 250 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, तो 250 चाल कितनी है? 250। समय भैया कितना ले रहा है? 4 ले रहा है, ठीक है। तो कुल टोटल दूरी करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 25 चौक 100 और एक जीरो पीछे लगा दूंगा, तो मैं ये कह दूंगा कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो 4 घंटे में, ठीक है। 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। अब क्योंकि वो हमें दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय करवानी है, 1 घंटे 40 मिनट में तय करवानी है। देखिए 1 घंटा तो मैं डायरेक्टली लिख, अब जो 40 मिनट है वो 60 में से आई है क्या? तो हम इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे 40 मिनट। क्या कर देंगे? 40 मिनट को 7 से भाग कर देंगे। जीरो से जीरो कट गई, 2 से काटूंगा 2 बार और 2 से कट गया 3। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 सही 2/3 डे में तय करनी। या इस चीज को मैं सॉल्व करूँ, 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 घंटे भी बोल सकते, ठीक है। अगर हमें घंटे को, आवर्स को मिनट में चेंज करना है, किसमें करना है? मिनट में चेंज करना है, तो 60 से इंटू करते हैं। और हमें अगर मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो 1/60 से भाग, ठीक है। 1/60 से, या सॉरी 60 से भाग करते हैं, ये 60 से भाग कर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, अब देखिए इस चीज को मैं साफ कर देता हूं। अब हमें गति निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है बच्चे? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय।
दूरी कितनी है भैया, अभी निकाल के 1000 किलोमीटर है। समय कितना, 5/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो आप ये कहेंगे 1000 × 3/5। अब देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया हो कि सर 3 क्यों लेंगे। देखिए कल को अगर कोई भिन्न 1/2 और 3/4 लिखी हुई, इसका मतलब किसी फ्रैक्शन को एक ही बट्टे में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 ही लिख सकते हैं। अब इसमें लिखी हुई तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले उसको तो सबसे ऊपर वाले में भेज देते हैं, और जो सेकंड वाला है उसको सेकंड वाले के साथ भेज देते। तो इसको लिखूंगा 1 × 4 और 2 × 3। तो यहाँ पे कुल टोटल 4/6 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 3। इस चीज को हम एक ही बट्टे में लिख सकते हैं, 2 में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कट गया 2 बार, 10 काटा है, और 2 का इंटू 3 से करेंगे तो 6, और 2 जीरो और लग जाएंगी, तो आंसर कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर हमें गति चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा सी। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितनी मिनट रुकी। ठीक है, ये भी हमारा किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, वो सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम देखते हैं। देखिए पहले तो 1 घंटे अगर बस चलती है तो 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। क्या, 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगर दूसरी बार बस चल रही है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो हम ये कह देंगे कहीं ना कहीं बस रुक के आ रही है, अपनी सवारियों को उतार के आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो देखो कितना स्पीड कम हो गया, कितना स्पीड कम हो गया। तो आप ये कहेंगे सर 9 किलोमीटर कम हो गया। कितना बच्चे, 9 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, 9 किलोमीटर कम हो गया। कितने में से हुआ है, कितने में से हुआ है बच्चे, 45 में से कम हुआ है, क्योंकि 45 एक्चुअल स्पीड तो 45 है उसकी। ठीक है, 45 में से कम हुआ क्योंकि ये 1 घंटे में है। 1 घंटे में है तो हम क्या 60 से इंटू और करना पड़ेगा। तो 9×5 = 45 और 5 से इसको काट देंगे 12 बार। तो कितनी मिनट बस रुक रही है, 12 मिनट बस रुक रही है। 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है, 12 मिनट रुक रही है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि आयत क्या होता है। ठीक है, आयत क्या होता है, एक मिनट, कोई वो दे रखा हो। आयत, ठीक है, आयत की क्या होता है, आयत जिसकी दो आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ये ए बी डी सी के बराबर है, और ए डी बी सी के बराबर है। ए डी बी सी के बराबर है, तो हम ये कह देंगे वो क्या होगा, आयत। ठीक है, अब आयत में एक क्या होता है, लंबाई होती है जिसको हम एल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल, और एक होता है ब्रेथ। क्या होता है, ब्रेथ। ये तो हमारी हो गई लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा चौड़ाई हो गई। अब इस चीज में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसने हमें क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें क्षेत्रफल बताने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो जो इसकी लाइन के अंदर का एरिया दे रखा है, लाइन के अंदर की जगह दे रखी है, ये वाली जो जगह दे रखी है, ये सब क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी। क्या होता है बच्चे, एल इंटू बी। ठीक है, अब उसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दे रखा है 5:6 दे रखा है, तो मैं इसको 5x
और 6x मान लूंगा, क्योंकि आपको पता है किसी चीज का अगर हम अनुपात लिखते हैं तो अनुपात क्या होता है। वैसे मान के चलिए ये संख्याएं 2, 30 और 20। अब इनको अगर मैं काट के लिखूंगा तो मैं कह दूंगा 3:2 होंगी, बट मैंने इसको काटा किससे, मैंने 10 से काट दिया, तो ये संख्या किसी नंबर से कटी हुई होती है, तो इसी वजह से। तो अगर मैं ये कटिया दोबारा से संख्या मान लिया तो कुछ ना कुछ तो गुणा करना पड़ेगा ना मुझे, तो इसी वजह से मैंने x का इंटू कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कौन सी संख्या थी वो। ठीक है, चलिए अब क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया है ये 5x इंटू 6x बराबर 6750। ठीक है, 6750। 5 का इंटू 6 से करेंगे तो कितना होगा, 30x² बराबर 6750। अगर मैं x² की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 6750 बटे 30, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगी। और अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगी, 225 बार। कितने बार, 225 बार। अब आपको पता है कि x² लगा हुआ और सामने दे रखी है वैल्यू, तो ये किसी ना किसी का वर्ग होगा, किसी ना किसी का वर्ग होगा। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, कितने का वर्ग होता है ये, 15 का। कितने का, 15 का। ठीक है, अब उसने बोला है कि आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो आयत की लंबाई बच्चे क्या है, आयत की लंबाई है 5x दे रखी, तो 5x का निकालूंगा तो 15 पन्ना 75। ठीक है, और यहाँ पे 6750, 6750। इसको आप 5 से काट के देख लो। ठीक है, या किसी संख्या से काट के देख लेना। ये 75 से डायरेक्टली 90 बार कट रही है। ये मैंने इसको 75 से ही काट दिया है। ये कितनी बार कट रही है, 90 बार। मैं आशा करता हूं इस बात को समझ पाए होंगे आप। अभी क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, इसी वजह से मैंने क्षेत्रफल के बारे में ही बात की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 से कोई संख्या अगर वो हो रही होगी वो भी 4 अंक की होनी चाहिए, तो 4 अंक की होनी चाहिए। अगर देखिए 11 से अगर हो रही है तो वो संख्या हो सकती है हमारी 1001। अब ये कहेंगे कि सर हमें तो इस चीज का पता नहीं लगेगा कि 4 अंकों की कैसे होगी और ये विभाजित कैसे होगी, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। और ये फिक्स है, जैसे मान के चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे फिक्स आते हैं, 11, 13 और 7, ये 1001 इन तीनों से विभाजित होती है। कितने से होती है, तीनों से विभाजित होती है। इस बात को आपको कंफर्मेशन लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि 13 को भी विभाजित करने वाली, 13 से विभाजित होने वाली यही संख्या होगी, 1001। ठीक है, अब इनके अंकों का योग पूछा है। क्या पूछा है, इनके अंकों का योग। तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 4। ठीक है, 4। ये वैसे किसका क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। अब जब हम पूरा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जब हम पूरा सब कुछ एक एक डिटेल में पढ़ेंगे तो जब जानेंगे कि ये 1001 कहां से आई है और क्या है। ठीक है, अभी आप ये जान लीजिए कि ऐसी कोई संख्या अगर आपसे पूछी है जो 11, 13 और 7 से डिवाइडेड होती है और 4 अंकों की संख्या है, तो वो क्या कौन सी होगी, 1001। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना में बताइए मुझे। चलिए, मैं आशा करता हूं इस बात को समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 से विभाजित होने वाली सबसे 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। अब देखो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय मतलब मैं ये कह दूंगा कि ये 100 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या 100 से बड़ी नहीं, 100 के 99 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो 3 अंक लगते हैं। फिर यहाँ से 100, 101, 102, 103 ऐसे ही तो लगते हैं, 104।
ठीक है। तो अगर आप 13 का भी टेबल लेंगे, इसमें 13 का भी टेबल लेंगे मतलब पढ़ेंगे, तो आपको 3 अंक की संख्या निकल आएगी। ठीक है। तो अगर मैं तीन अंक की संख्या निकालूंगा 13 से विभाजित, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो अगर 13 अट्ठे 104, 13 का इंटू 8 से करेंगे, ये 3 अंकों की संख्या कौन सी बन जाएगी बच्चे? 104। ठीक है। ये आप टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं। अब कल को वो 4 अंकों की या 5 अंकों की पूछता है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा हमें अच्छी मतलब पढ़ना पड़ता है। ठीक है। उस चीज में जब हम बेसिक सारी चीजें पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे जानेंगे इस चीज को। चलिए, अब इसको हमें किससे विभाजित किया गया है भैया? इस चीज को हमें 16 से विभाजित किया गया है। ठीक है, 16 से विभाजित किया गया। तो अगर मैं 16 से विभाजित करूंगा तो 16 छिंग 96, कितना? 96। तो यहाँ पे शेषफल बच्चे कितना बच जाएगा? 8 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 8 शेषफल बच जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चे? 8। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसने बोला है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 6561 किस चीज का वर्ग होता है? अब कुछ बच्चों को ये पता, बोलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है। क्या नहीं है? हमें तो पता ही नहीं है। तो इस चीज को बच्चे, मैं इस पे कुछ दिन बाद वीडियो बनाने वाला हूं, तो इस चीज को आप देख सकते हो। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ये 81 का वर्ग होता है। क्या होता है? 81। या फिर अगर आपको ये पता करना है तो मैं ये कह दूंगा, जैसे 10 का इंटू 10 से करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये कितना होगा? 100। 20 का इंटू 20 से करते हैं तो 400। 30 का इंटू 30 से करते हैं, 3 त्रिका 9, 900। अगर मैं 40 का इंटू 40 से करूंगा, क्योंकि इन पे मैं ऐसी संख्या क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये करना आसान हो जाता है। ठीक है, 4 चौक 16, 1600। अगर मैं 5 का इंटू 5 से करूंगा तो 2500। और 60 का इंटू 60 से करूंगा तो ये कितना होगा? 3600। 7 का इंटू 7, 70 का इंटू 70 से करूंगा तो कितना होगा? 4900। ठीक है, और 80 का इंटू 80 से करूंगा तो ये कितना होगा? 8100। ठीक है, सॉरी, 8 64, 6400। अब देखो, क्योंकि ये 6400 है तो हमें ये पता चल गया कि ये 80 से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या होगी और ज्यादा बड़ी नहीं होगी। क्या होगी? ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो हम एक बार ना चेक कर लेंगे, कितने का? 85 का चेक कर लेंगे। ठीक है, ये आप करके देख लेना, इससे ज्यादा नहीं। तो हम एक इनके बीच की संख्या मतलब 81 से भी इंटू करके देख लेंगे, 82 से भी इंटू करके देख लेंगे, और 83। मतलब ये है कि आपको इतनी अप्रोक्स में वैल्यू पता होनी चाहिए, इससे हम करके देख सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जब हम आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा रहे होंगे उस टाइम पे बताएंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, चलिए अभी इस बात को समझ लिया। अब देखिए, ये किसका वर्ग होता है? 81 का। अब उसने बोला है कि वर्गमूल ज्ञात करें इस संख्या को अपने वर्गमूल, तो ये भी किसी संख्या का वर्गमूल ही है। क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल है। तो वो कौन सी संख्या बच्चे? 81 किसका होता है? 9 का वर्गमूल होता है। किसका? 9 का वर्गमूल होता है। ठीक है, वर्गमूल होता है। तो मैं इसको क्या कह दूंगा? 9 से, उसी संख्या के वर्गमूल से। तो 81 को अगर मैं 9 से विभाजित करूं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा? 9। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? किसी वृत्त के व्यास को, अब देखिए पहले वृत्त के बारे में जानते हैं कि वृत्त क्या चीज होती है। ये हमारा कोई वृत्त है भैया। अब वृत्त का कोई पॉइंट रहा होगा, पॉइंट मतलब उसका केंद्र बिंदु। ठीक है, अगर मैं यहाँ केंद्र से और परिधि तक चली गई दूरी को मैं आर मान लू, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिज्या। क्या बोलते हैं?
त्रिज्या, ठीक है। और इस अगर ये यहां से यहां तक की दूरी r है और इसी पॉइंट से इधर और मैं चल दूं तो इसको भी क्या r बोल दूंगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं मानूं कि ये r है और ये r है तो मैं ये कह दूंगा ये 2r हो गई। पर ये 2r क्या होगी, एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये हो गई, तो त्रिज्या दो त्रिज्या मिलके क्या बना देती हैं, व्यास बना। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है, कि त्रिज्या क्या होता है और व्यास क्या होता है। त्रिज्या अगर एक है तो व्यास क्या होगा, दो। त्रिज्या अगर तीन है तो व्यास क्या होगा, छह, क्योंकि उसका दुगुना हो जाता है, ठीक है। चलिए, और जो आपको ये ब्लैक कलर का जो पट्टी दिख रही है इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए, अगर मैं पहले इसका मैं r को दो मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, दो। तो r को दो मान लूंगा तो आप ये कहेंगे सर यहां पे अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो दो का स्क्वायर, दो का सॉरी पाई, दो का स्क्वायर, ठीक है। अब दो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, पाई फोर, ठीक है। या फिर इसको काट के ये लिखेंगे फोर पाई। अब इसने ये पहले, मैंने तो पहले निकाला, अभी दुगना उगना कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली सिंपल सिंपल जो मैं अपना मान के आया हूं वो निकाल रहा हूं। अब ये कह रहा है कि व्यास को दुगना किया जाए, तो व्यास को दुगना किया है तो आर भी तो दुगनी होगी। तो मैं ये कह दूंगा कि अब के आर कितनी होगी बच्चे, यहाँ पे चार हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, चार। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई आर स्क्वायर लिख लिया। अब पाई, अब मैंने आर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 16, सॉरी चार। अब चार का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आप ये कह देंगे सर 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा। अब देखिए, एक दूसरे की हम तुलना करेंगे तो 4 पाई बराबर 16 पाई। अब देखना ये यहां से यहां तक कितना गुना हो गया है, देखना कितना गुना हो गया है, चार गुना हो गया क्या ये, चार गुना हो गया क्या। तो मेरा आंसर कितना होगा, चार गुना, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ये मेरा ये क्वेश्चन जो है जो क्षेत्रमिति का है, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। देखिए, एक्स के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, मतलब उसके अभी 86 रुपए और 54 पैसे बचे हुए हैं, और है रुपये 55.31, मतलब 55 रुपया 31 पैसे जमा करता है, और रुपये 84.33, मतलब 84 रुपया 33 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी, मतलब 84 रुपया 33 पैसा उसने निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए, सीधा सा सिंपल सवाल है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, फालतू का सवाल दे रखा है। मैं पहले क्या करूंगा कि 86.54 दे रखा है, इसमें 55 जोड़ देता हूं, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली इसमें से घटा ही लेता हूं, 86 में से पहले 84 घटा दो, तो 84 घटाओगे तो आप ये कहोगे यहाँ पे सर जो बचेगा एक, दो, दो, यहाँ पे 2.21 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें जमा भी कुछ की गई, ये तो हम निकाल के ले गए ना, अब जमा की गई तो मैं ये कह दूंगा 55.31 में 2.21 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना होगा, दो, पाँच, ये कितना होगा, सात, और ये, तो इतने रुपए कुल टोटल उसके अब शेष राशि बची होगी, तो 57.52। हमारा आंसर क्या होगा, पहला। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसने बोला है कि एक संख्या को 303 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्तक से विभाजित किया गया। देखिए अब लघुत्तम समावर्तक क्या होता है कि 7, 11 और 13 ये कोई संख्या दे रखी है, इन संख्याओं का भाग इन संख्याओं से वो संख्या जो इन तीनों से मिलकर बनी होगी, इन तीनों से मिलकर बनी होगी वह संख्या होनी चाहिए और उससे विभाजित होनी चाहिए, इन संख्याओं से वो विभाजित होनी चाहिए। तो मैं आपको जस्ट अभी इससे 2 क्वेश्चन पहले आपको बताया गया कि ऐसी कौन सी संख्या होती है 101, वो 1001 होती है, बताई थी मैंने आपको, ठीक है, आपको ध्यान हो तो। अब इसने बोला है कि एक संख्या को, ये तो संख्या पता चल गई कि एक संख्या तो ये होगी, अब बोला है कि एक संख्या को 303 से गुणा किया जाए, उसके बाद इतने से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। अब देखो इससे अगर मैं विभाजित करूंगा तो यार आप ये कह देंगे कि कोई संख्या से तो हमने गुणा किया, किसमें 303, और लघुत्तम समावर्तक तो मैं अभी बता के आया, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा 101, ठीक है, कितना होगा 101। अगर 101 से इसको काटूंगा तो बच्चे 3 बार ही कट जाएगा, क्या ये 3 बार ही, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 3, कितना आ गया 3। मैं आशा करता हूं कि इस बात को समझ पाएंगे, ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। वैसे तो जनरली 19 ही क्वेश्चन आते हैं, पर 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डीआई के क्वेश्चन थे, तो मैं उनको करवा देता हूं आपको, ठीक है। इसने बोला है एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने का एक प्रोग्राम में भाग लिया है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किग्रा था, 100 केजी था। रेखा आरेखित प्रत्येक महीने के अंत में किग्रा में उसके वजन को दिखाया जाता है, पिछले महीने की तुलना में कितने महीने में उसका वजन कम होने को बढ़ाया जाए। तो ये किसका क्वेश्चन है बच्चे, डीआई का क्वेश्चन है, और डीआई को करने को सिंपल सा हमें 3-4 चैप्टर आनी चाहिए। एक तो प्रतिशत, क्या एक तो आता है प्रतिशत, एक औसत और एक अनुपात समानुपात, ये बात ध्यान रखना। डीआई के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ये 3 चैप्टर तो अच्छे से आने ही चाहिए, जब ही कर पाएंगे। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है पिछले महीने की तुलना में कितने महीने में उसका वजन कम होने से की बजाय बढ़ गया है, ठीक है। तो देखो पहले जब उसने शुरुआत की तो यहाँ से 100 से स्टार्ट किया, कहाँ से 100 से स्टार्ट किया, उसका 100 केजी था। फिर उसने जैसे ही 1 मंथ उसने जिम की, जिम करने के बाद उसका कितना हो गया 93 हो गया, ठीक है। दूसरे महीने उसने जिम की ली तो उसका कितना होगा 87 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 87 हो गया। जैसे उसने तीसरे महीने जिम करी तो उसमें क्या हुआ, उसने छुट्टी भी कर ली होगी, सुबह सुबह बोल दिया होगा नींद आ रही है, तो इस वजह से क्या हुआ वजन बढ़ गया। तो मैं ये कह दूंगा एक तो यहाँ पे 1 मंथ तो यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब चौथे महीने में जैसे ही वो गई तो उसको थोड़ा सा कॉन्शियस लगा कि यार दोबारा से वजन बढ़ने लग गया, तो दोबारा से बहुत अच्छे से कसरत की तो उसका वजन दोबारा से घट गया, ठीक है। फिर जब घटा फिर दोबारा से उसने देखा, जब नेक्स्ट मंथ में गई तो नेक्स्ट मंथ में फिर बढ़ गया, तो देखना 1 मंथ यहाँ लग गया, ठीक है। तो और यहाँ पे तो घटा ही घटा है। अब दोबारा से वही प्रक्रिया है कि 1 महीने बहुत अच्छे से जिम जाएंगे, फिर हम थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, फिर अरे कर लेंगे, तो ये ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है, रेगुलर जिम जाना चाहिए, ठीक है, अच्छे से आपको, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आपका पढ़ाई में मन लगे, सारा कुछ हो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, तो इस हिसाब से मैं कह दूंगा 2 मंथ में उसका वजन कितना बढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को समझ पाए होंगे आप। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, और ये आपका एक पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि सर आपने ये कुछ नहीं बताया या कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे के सारे यूपी पुलिस के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे, सॉल्यूशन मतलब पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। आप डेली इस चीज़ को देख सकते हो, डेली की डेली वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय।